1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का लोकमंच में। मैं हूं रमेश भट्ट। दूरसंचार क्षेत्र तेजी से अपने पैर पसार रहा है। तकरीबन 16.5 करोड़ लोगों के पास आज मोबाइल मौजूद है। करीब 1 करोड़ लोगों को इस क्षेत्र से रोजगार मिल रहा है। सरकार के खजाने में भरने में भी टेलीकॉम क्षेत्र का बड़ा योगदान है। 50,000 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को सालाना मिलता है। ये सब बातें इस क्षेत्र की गुलाबी तस्वीर पेश कर रही है, लेकिन तस्वीर का एक पहलू कुछ और है। इसे हटकर निराश और हताश मोबाइल धारक दरअसल कुछ कहना चाहता है। वो कह रहा है कि ना तो उसकी अपनों से बात हो पा रही है और ना ही जिंदगी के हर कदम में उसका कोई साथ दे रहा है। कभी कभी तो मोबाइल फोन उसे झुनझुने से लगने लगते हैं, क्योंकि अक्सर खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी हालत ज्यादा खराब है। आज इसी कंजेशन को लेकर लोकमंच पे हम चर्चा करेंगे। खुद केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शकील अहमद साहब, आपने अपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ सीधे रहेंगे श्रीराम खन्ना साहब, आप संयोजक हैं नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के। आपसे भी जानेंगे तकनीकियों के बारे में और किस तरह की शिकायतें अमूमन ग्राहकों की ओर से आती है अगर हम दूरसंचार क्षेत्र की बात करें। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट पर। दावे बड़े बड़े, व्यवस्था ना के बराबर। मोबाइल कंपनियां लुभावने स्लोगन देकर चाहे जो भी दावे करें, पर हकीकत उनके इन दावों के बिल्कुल विपरीत है। ना तो दुनिया मोबाइल धारकों की मुट्ठी में है और ना ही अपनों की अपनों से बात हो पा रही है। गंगा यमुना की इस धरती में इनसे बेहतर कौन है, यह तो कोई मोबाइल धारक से ही पूछे। जिस हिसाब से कंपनियां बढ़ती चली जा रही हैं, अपना नेटवर्क बढ़ाती चली जा रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम सेम वही कि वही जो प्रॉब्लम आज से जब मोबाइल शुरू हुआ था वो थी, वही प्रॉब्लम आज वैसी की वैसी है, बल्कि उससे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये तो कंपनियों को ध्यान देंगे कि अपना प्रॉफिट बढ़ाना है या कस्टमर बढ़ाने हैं। जिस हिसाब से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उस हिसाब से कस्टमर तो आगे बढ़ेगा नहीं। अब मैं आज एक नंबर ले रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैं चेंज कर देता हूँ, दूसरा नंबर दूसरी कंपनी का प्रोवाइड करता हूँ। आज बाजार में हर मोबाइल कंपनियां अपनी सुविधाओं का बखान करते नहीं थकती। कारोबार बढ़ाने की होड़ में तमाम लुभावनी योजनाओं से उपभोक्ताओं को रिझाने में कोई पीछे नहीं है। आलम यह है कि ग्राहक मरीचिका के फेर में पड़कर मोबाइल कंपनियों के पीछे दौड़ा जा रहा है। आज बाजार में भारतीय एयरटेल की ग्राहक संख्या 19.58 है, जबकि बाजार में इसका हिस्सा 28.30% है। दूसरे नंबर पर BSNL 17.16% ग्राहक संख्या के साथ 24.80% बाजार में हिस्सा लिए हुए हैं, जबकि हच 22.20 और रिलायंस 2.75% के साथ बाजार में मौजूद है। संतोषजनक सेवाओं का अभाव उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। इसका बड़ा कारण है कंपनियों के टावर में सर्किट कम है तो लोड उससे कई गुना ज्यादा। उधर भारत संचार निगम BSNL के मोबाइल फोन अक्सर अपने ही निगम के PNT नंबर तक भी संपर्क साधने में विफल रहते हैं। कंपनियां अपनी ग्राहक संख्या बढ़ाने के लिए मोबाइल सेवा की दरें तो गिरा ही रही हैं, साथ ही बाजार के मूल मंत्र यानी विज्ञापन के सहारे लुभाने में कोई पीछे नहीं है, मगर सुविधाओं की बात में ये कंपनियां 19 दिखाई देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकसभा टीवी। तो कुल मिलाकर देखा जाए, ग्राहकों को लुभाने की होड़ चल रही है। बेहतर सुविधाएं देने का दावा जरूर हो रहा है, लेकिन उन बेहतर सुविधाओं में कहीं ना कहीं कमियां या कहीं दिक्कतें जरूर दिखाई देती हैं। डॉक्टर शकील अहमद, ये एक बड़ी खुशी की बात है, वाकई ये गुलाबी तस्वीर है। रोजगार के क्षेत्र में देखा जाए, राजस्व के क्षेत्र में देखा जाए, और बहुत तेजी से दूरसंचार क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या एक मंत्री होने के नाते आप संतुष्ट हैं
देखिए, संतुष्ट और असंतुष्ट, जब तक हमारे एक भी कंज्यूमर को कोई शिकायत है, उसको कोई परेशानी है, तो कोई भी काम करने वाला आदमी उससे संतुष्ट नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से जो परेशानियां हैं कंज्यूमर्स की, उनकी चिंता है लोगों को, सरकार को, जो हमारी BSNL MTNL है उसको, ट्राई को। लेकिन दूसरी तरफ मैं आप इस बात से जो तस्वीर अभी आपके प्रेजेंटेशन में पेश की गई, जो हम लोगों ने डेमो देखा है जी, तस्वीर वैसी नहीं है जैसी प्रेजेंट की गई है। मुझको उस पर एतराज़ है। जी, ये बात सही है कि कंजेशन, देहात के क्षेत्रों में कंजेशन है। कंजेशन जो ग्रोथ हुआ है, एक बात आप ये करेंगे कि यहाँ सेलफोन जी, 1995 में आया इस देश में, जी, और इससे एक और अच्छी बात उस मामले में हुई कि एक दूरी थी कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में। सेल फोन ने एक तरह से कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को इस देश में एक साथ लाने का काम किया है। जी, आपके शायद याद हो जी, कि पहला फोन इस देश में, सेल फोन, हमारे जो सीनियर CPM के लीडर हैं ज्योति बसु जी ने पहला फोन, सेल फोन डायल किया था। सुखराम जी जो उस समय तत्कालीन टेलीकॉम मिनिस्टर थे, एयरटेल के नेटवर्क पर, ये भारती का जो नेटवर्क है इसी पर हुआ था। तो दोनों दो एक्सट्रीम के लोग थे। सेल फोन ने दो एक्सट्रीम के लोगों को क्लोज लाने की कोशिश की थी और शुरुआत की थी। प्राइवेट लोगों ने यहाँ 1995 में शुरू किया, जबकि BSNL का सरकारी क्षेत्र का जो है ये 2002 में सेवा शुरू हुई। और यकीनी जितनी तेजी से ग्रोथ हुआ, टेलीफोन की थोड़ी सी एक छोटी कहानी कि इस दुनिया में टेलीफोन 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बनाया। 1882 में, ठीक 6 साल के बाद, मुंबई में पहला एक्सचेंज स्थापित हुआ भारत में। और 1882 से लेकर 1947 तक 1 लाख फोन इस देश में बने। 1947 से लेकर 1986 तक लगभग 18 से 20 लाख फोन इस देश में थे। जी, और मोबाइल की क्रांति आते ही, पहले तो राजीव गांधी जी ने 1986 में किया तो विस्तार हुआ। आज लैंडलाइन कनेक्शन भी 4.5 करोड़ से ज्यादा है, हमारे पास लगभग 5 करोड़ है। लेकिन मोबाइल आते ही मोबाइल प्रेफर्ड टेक्नोलॉजी हो गई लोगों की, और हर आदमी मोबाइल रखने का इच्छुक हो गया। एक बैग लोड बढ़ा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इच्छुक हो गया, तमाम सुविधाएं, एक बैग लोड बढ़ा, लेकिन उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा, जो बात सच्चाई है। उस हिसाब से स्पेक्ट्रम नहीं अवेलेबल हो सका। उस हिसाब से जो स्पेक्ट्रम अवेलेबल भी हुआ, उसका यूटिलाइजेशन। लेकिन स्पेक्ट्रम की आप बात कर रहे हैं, जो कंपनियां लगातार अपने ग्राहक बढ़ाने की होड़ में हैं, उनके लिए इस तरह की भी तो कोई बात सरकार की ओर से होनी चाहिए। निश्चित रूप से वो ट्राई, इसीलिए ट्राई अमल में आया। ट्राई का काम हुआ कि रेगुलेट, चूंकि हम BSNL के मिनिस्टर नहीं हैं, हम मिनिस्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के। BSNL को भी हम ही ने लाइसेंस दिया, MTNL को भी हम ही ने लाइसेंस दिया। जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनको भी सरकार लाइसेंस देती है। और हम पर ये इल्जाम नहीं लगे कि हम पक्षपात कर रहे हैं या हम अपनी कंपनियों को ही सिर्फ ये कर रहे हैं। तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई, जिसका काम है कि क्वालिटी ऑफ बेंचमार्क का मेंटेनेंस करे, ट्राई डिफरेंस सिफारिशें करें। तो उसके हिसाब से जो कमियां हैं, सरकार चिंतित है और उनको हम दूर करने का प्रयास प्राइवेट ऑपरेटर से भी कहते हैं, और जो हमारे जो श्रीराम खन्ना साहब, जो तस्वीर हमने दिखाई है खासतौर पे मोबाइल कंपनियों को लेकर, किस तरह से उपभोक्ताओं को दिक्कतें आती हैं, क्या हमारी जो तस्वीर हमने दिखाई है आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जो मंत्री महोदय ने कहा, जो अच्छी तस्वीर है वो तो है, हम उसमें ये नहीं कह रहे हैं कि आज अगर रिक्शा वाला और कुली और नर्स और स्कूल का, गांव का अध्यापक मोबाइल फ़ोन जेब में रख के घूम रहा है, तो वो सरकार की नीतियों के कारण घूम रहा है और उसकी हम सराहना करते हैं जी। परंतु एक पुण्य करने से 100 पाप माफ नहीं हो सकते। जो टेलीकॉम के क्षेत्र में कंज्यूमर्स की शिकायतें हैं, उनको अनदेखा किया जा रहा है। कंपनियों को खुली छूट मिली हुई है और उद्योगपतियों के दबाव में आज नीतियां बन रही हैं। जैसे कि आज ही ट्राई के यहाँ ये डिस्कशन हो रहा है कि नए कंपनीज को टेलीकॉम क्षेत्र में आने से रोक लगनी चाहिए। ये सवाल कहाँ से उठा? अरे इसी सरकार की टेलीकॉम नीति ने प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला ताकि प्रतिस्पर्धा बढ़े, दाम कम हो और क्वालिटी बढ़िया हो, ग्राहकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो। हाँ, परंतु
जो ये बैक ट्रैकिंग हो रही है, जो 1995 में हुआ, राजीव गांधी और बाकी लोगों ने इसको किया, उससे वापस जाने की क्यों प्रक्रिया हो रही है? नंबर पोर्टेबिलिटी का जो रिकमेंडेशन था TRAI का, वो रिजेक्ट किया जी। इसमें श्रीराम टेलीकॉम खन्ना साहब, मिनिस्ट्री इसमें ने। नंबर पोर्टेबिलिटी की जो आपने बात की, इसमें जरूर आऊंगा। इस बीच दर्शकों से लोकमंच में हमारी अपील रहती है कि दूरसंचार क्षेत्र को और किस तरह की दिक्कतें आपके इलाके में, आप जिन दिक्कतों का सामना करते हैं, उन दिक्कतों को आज आप लोकमंच में रह सकते हैं। खुद संचार राज्य मंत्री, केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद यहां पर मौजूद हैं। निश्चित तौर पर आपकी बातों को सुनेंगे और वो आपकी बातों का जवाब भी देंगे। हमारे टोल फ्री नंबर दोनों खुल चुके हैं, 1800-115313, 1800-115314। ये दोनों ही टोल फ्री नंबर हैं और दर्शक लगातार इस मंच पे अपनी बात रख सकते हैं। डॉक्टर शकील अहमद साहब, हमने बात की कि आपने कहा एक व्यवस्था जो होनी चाहिए थी कि रोज नए धमाके प्राइवेट कंपनीज करती हैं। निश्चित तौर पे कि हर व्यक्ति के पास अगर मोबाइल हो तो एक अच्छा कम्युनिकेशन बन सकता है, लेकिन सुविधाओं की कमी तो कहीं नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए एक पैसा खर्च कर रहा है और उस पैसे का भरपूर उपयोग वो नहीं कर पा रहा, कहीं ना कहीं उसके दिल में इस बात की कसक तो रहेगी। देखिए, एक बात सही है कि जो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो सरकार की PSU हो, जो कमिटमेंट किया है उन्होंने कंज्यूमर से, उसको उन्हें पूरा करना चाहिए। और अगर वो नहीं पूरा करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी ट्राई की है जी। ट्राई ओवरऑल रेगुलेट करता है और ट्राई जो रिकमेंडेशंस देता है, ट्राई का 2 रोल है। ट्राई का एक रोल है एडवाइजरी। ट्राई एडवाइस करता है, गवर्नमेंट चाहे तो उसको माने या गवर्नमेंट चाहे तो उसे ना माने। लेकिन एक होता है जो रेगुलेटर की हैसियत से ट्राई करता है, उसके वो अपने, जैसे एक्सेस डेफिसिट चार्ज उसने कम करने की बात की और भी बहुत सी बातें ट्राई की रिकमेंडेशन जो एज ए रेगुलेटर उसने किया, वो सबों को मानना है, वो हम मानते हैं। अभी खन्ना साहब एक बात कह रहे थे, ट्राई में क्या बातें हो रही हैं। ट्राई की हर बात, ट्राई में क्या बातें हो रही हैं इस पर मुझको कमेंट अभी नहीं करना है, लेकिन ट्राई में अगर कुछ गलत सोच भी है, ट्राई की अगर अनऑफिशियली और ऑफिशियली अगर हमको कम्युनिकेट करता है और गवर्नमेंट नहीं चाहती है तो गवर्नमेंट नहीं करेगी वो। और गवर्नमेंट अगर कंसीडर करेगी कि ट्राई का ये जो कहना है ये पब्लिक के हित में है, तो निश्चित रूप से उसको सरकार करेगी। इसलिए ट्राई हम अंडर कंपल्शन, हमसे कोई हमारी नीतियां बदलवा नहीं सकता है। ट्राई का काम है रेगुलेटर का, जो रेगुलेटर का काम है, जो सारे PSUs के साथ वो करते हैं। सरकार उनके हर बात को मान ले, ये जरूरी। श्रीराम खन्ना साहब, यहां पर महत्वपूर्ण बात ये आती है कि ये सरकार है, वो चाहे जो सिफारिश है वो माने या ना माने, ये उसके पाले में होता है। तो निश्चित तौर पे जो बहस चलती है उसको किसी दूसरे तौर पे नहीं लेना चाहिए। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। मंत्री महोदय ने भी सही कहा कि कल यदि ट्राई ये रेकमेंड करती है कंपनियों के दबाव में कि नई कंपनियों को के ऊपर रोक लग जाए कि इस क्षेत्र में ना घुस सके, तो मैं उम्मीद करूंगा सरकार उस रिकमेंडेशन को रिजेक्ट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की ओवरऑल पॉलिसी और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और जो लिबरलाइजेशन उससे पहले का चला आ रहा है, वो उसके खिलाफ ये जाती है। परंतु ये भी मैं बता दूं आपको कि इतिहास में कुछ समय पहले 2 ऐसी रिकमेंडेशंस TRAI की गवर्नमेंट ने रिजेक्ट की, जिनसे लगता है कि गवर्नमेंट ने उद्योगपतियों के दबाव में काम किया। नंबर पोर्टेबिलिटी की रिकमेंडेशन और दूसरी जो रिकमेंडेशन एक और रही जो टेलीकॉम लोकपाल बनाने की, ये दोनों रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट ने रिजेक्ट की। मैं मंत्री महोदय यहाँ बैठे हैं, नंबर पोर्टेबिलिटी की बात, मैं मंत्री महोदय बैठे, मैं आपसे अपील करूंगा मंत्री महोदय कि यदि पास्ट में इसको रिजेक्ट कर भी दिया गया तो क्या आप इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में इन 2 विषयों पर यदि अच्छी चर्चा आप देख लें और अगर हो सके तो इसको करवा दें, तो कंज्यूमर बेनिफिट इसमें काफी रहेगा और पब्लिक इंटरेस्ट में रहेगा। देखिए, सरकार को एक बात कहती है, विभिन्न सरकारें आती हैं और हम सरकार अगर ये समझती है कि आज जो ट्राई के रिकमेंडेशन हैं ये पब्लिक हित में नहीं है और ये प्रैक्टिकल में नहीं है, पब्लिक हित में हो भी सकती है कोई चीज़, तो ये व्यवहारिक आज की तारीख में नहीं है, तो सरकार उसको उस वक्त रिजेक्ट करती है। लेकिन ये नहीं है कि ये परमानेंटली हो गया। अगर अभी भी कोई बात उठती है और सरकार अपना विवेचना करके, विश्लेषण करके सरकार इस नंबर पे, इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि नंबर पोर्टेबिलिटी फायदे की चीज है और सबको इससे फायदा होगा, ये बात चल रही है, बिल्कुल आउटराइट रिजेक्ट नहीं हुई है। दूसरी बात ये बार बार कहा जाता है
कि उद्योगपतियों के दबाव में, ये किसी पर आप कोई आरोप लगा दे सकते हैं। अभी हमारे यहाँ एक टेंडर का मसला है, 10 उद्योगपति हैं, कोई कह रहा है इस उद्योगपति के दबाव में काम कर रहे हैं, कोई कह रहा है उस उद्योगपति के दबाव में काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम कंज्यूमर के हित के लिए काम कर रहे हैं कि उसको महंगा लाइन नहीं मिले, हमको सस्ते में मिल जाए तो हम सस्ते में कंज्यूमर को उपलब्ध करा देंगे। हम कंज्यूमर के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन आरोप तरह तरह के लगते हैं, इसलिए इस आरोप से नहीं घबराना चाहिए और इस बात को नहीं फैशनल की तरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि उद्योगपतियों के दबाव में हो रहा है। जो दबाव होगा वो जनता का दबाव होगा और कंज्यूमर के हित का दबाव होगा, इससे ज्यादा कोई हित नहीं। श्रीराम खन्ना साहब, मैं आपने जो बात कही कि मोबाइल पोर्टेबिलिटी की जो आपने बात की, मोबाइल पोर्टेबिलिटी उन देशों में इंट्रोड्यूस किया गया है जहां की जो टेली डेंसिटी है वो 25 से 30% है और खासतौर पे भारत में मौजूदा समय में अगर इसको अपनाया जाता है तो अपग्रेडेशन के लिए एक भारी भरकम धनराशि खर्च करनी होगी, जो कि मुमकिन नहीं है। ये तर्क दिया जाता है। देखिए, ये तर्क तो तब भी दिया जा रहा था जब टेलीकॉम मंत्रालय प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ खड़ा था, डैम की दीवार की तरह 1995 से पहले। जब तक विट्ठल साहब नहीं आए वहां, तब तक टेलीकॉम मिनिस्ट्री का यह व्यू था कि कोई प्राइवेट कंपनीज को अलाउ नहीं किया जाए। ये उस समय व्यू था। उसके बाद सरकार ने अपना व्यू बदला। इसी तरह नंबर पोर्टेबिलिटी पे ये जो तर्क दिया जा रहा है कि और जितना पैसा 1995 से आज तक आया, वो कोई सरकार ने पैसा नहीं लगाया, वो कंज्यूमर की जेब से पैसा कंपनियों को दिया और कंपनियों ने इन्वेस्ट किया और कंपनियों ने पैसा कमाया भी। तो जिस तरह उन्होंने 1995 से लेके 2007 तक मल्टी बिलियनर बन गए टेलीकॉम बैरन्स, उसी तरह नंबर पोर्टेबिलिटी का जो चार्ज होगा हम देंगे, कंज्यूमर देगा। अरे भाई, आप 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया बाकी वैल्यू एडेड सर्विसेज का लेते हो तो इसके लिए भी ले लो आप। कंज्यूमर कहां मना कर रहा है? परंतु नंबर पोर्टेबिलिटी से कंपनियों की जो ताकत है वो कम हो जाएगी और कंज्यूमर की ताकत बढ़ जाएगी। इसीलिए सभी कंपनीज ने मिलकर लॉबी किया और सरकार ने उनकी बात मानी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने कंपनियों के दबाव में काम किया, परंतु बाहर से देखने में लगता है जो चीज सारी कंपनियां कह रही हैं, मंत्री महोदय उसकी हां में हां मिला रहे हैं, तो देखने वाले को लगता है कि शायद दबाव में काम कर रहे हैं। जी, एक दर्शक हमारे काम कर रहे हैं। सुनिए, टेली डेंसिटी 25 पहुंचने वाली है, 2 साल में पहुंच जाएगी। तो क्या आप कहेंगे कि 2 साल में हम नंबर पोर्टेबिलिटी ले आएंगे? लेकिन उन्होंने अभी इनकार नहीं किया है श्रीराम खन्ना साहब। देखिए, फाइल पूरी तरह इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा ये पेशकश रिजेक्ट कर दिया है। ये पेशकश उनके सामने रखी हुई है और आने वाले समय में उस पर विचार कर सकते हैं। इनकार नहीं किया। बट साहब, खन्ना साहब ने खुद कहा जी कि सरकार 95 के पहले सरकार बिल्कुल डैम की तरह थी कि कोई निजी कंपनी का प्रवेश नहीं होगा। आज उसी सरकार ने भारत की फैसला लिया, एक नहीं, 2 नहीं, 20 निजी कंपनियां आज भारत में काम कर रही हैं। तो उस समय का ये फैसला था, आज का ये स्टैंड है। कल को अगर परिस्थिति बदलती है तो निश्चित रूप से बदल सकती है। और जहां तक पैसे की बात है, पैसा इतना आने के बाद भी देहाती क्षेत्रों में आज भी पैसे की कमी है, जिसके कारण जो हमारे प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, आप देखेंगे कि प्राइवेट ऑपरेटर्स जो बिजनेस कर रहे हैं वो ज्यादातर अर्बन और सेमी अर्बन इलाके में कर रहे हैं। वो देहात में जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि इकोनॉमिकली उनको बहुत फायदा नहीं हो रहा है। सरकार ने इसीलिए उनको यूएसओ फंड से देने के लिए मोबाइल सेवा के लिए भी हम लोगों ने अपना जो टेलीग्राफ एक्ट है उसको अमेंड किया है और हम उनको मोबाइल सेवा के लिए भी दे रहे हैं, जिससे वो विस्तार करें और ज्यादा से ज्यादा देहाती क्षेत्रों में वो पेनिट्रेट करें। एक दर्शक हमारे साथ कमल बहादुरी साहब दिल्ली से मौजूद हैं। कमल, पूछिए। हाँ, नमस्कार साहब। नमस्कार। ये हमारा एक सवाल है। हमने एक टाटा इंडिकॉम का नंबर लिया था जी फॉर 2 years रेंटल, जिसमें उन्होंने हमको बोला था इनडेफिनिट अनलिमिटेड रोमिंग देंगे हमको जी। बट उन्होंने जस्ट बिकॉज ये टीआरआई ने कोई वो लिखा था कि रोमिंग रेंटल नहीं लगेगा, तो उन्होंने उसको स्क्रैप कर दिया और हमसे भी रेंटल चार्ज कर, उसका रोमिंग चार्जेस कर रहे हैं जी। जबकि हमको हमारे हिसाब से कुछ जो पता है कि दे हैव ओनली सेट के रोमिंग का रेंटल नहीं लगेगा। तो अंडर दैट प्रीटेक्स्ट उन्होंने बोल रहे कि अभी रोमिंग रेंटल तो नहीं लग रहा है, इसलिए बट वो रोमिंग चार्जेस लेना शुरू कर दिया जी। तो हम टाटा इंडिकॉम के अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, बट नोबडी इज गिविंग मी सैटिस्फैक्टरी रिप्लाई। इस तरह की दिक्कतें हैं। कंज्यूमर फोरम में उनको जाना चाहिए। श्रीराम खन्ना साहब, ये सवाल मंत्री महोदय की अपेक्षा सही है। ये बोल हम बैठ करेंगे और ये आप जो टाटा इंडिकॉम की शिकायत कर रहे हैं ये सही है। देखिए, टेलीकॉम उद्योग में ऐसे ऐसे उद्योगपति हैं, यदि आप अपना हाथ अपने सर से 2 मिनट के लिए उठाएंगे तो वो आपकी हजामत कर देंगे। आपने उनको मौका दिया और आपके बाल गायब।
जब मौका मिलता है इनको, वो कंज्यूमर का कोई ना कोई चपत लगा देते हैं, और मुश्किल से कोई कंज्यूमर दिल्ली में टीआरएआई और टीडीसैट में जाके मुकदमा कर पाता है। जी, कानून में लिखा है कि कंज्यूमर्स के ग्रुप ऐसी मनमानी कार्रवाई के खिलाफ टीडीसैट में जा सकते हैं, परंतु दुर्भाग्य कोई भी कंज्यूमर ग्रुप के पास इतनी क्षमता, साधन और कानूनी सहायता नहीं है कि वो टीडीसैट में जाके जहांगीरी घंटी बजाए। जहांगीर ने अपने महल के बाहर घंटी बजा रखी थी, कोई आके बजा सकता था, पर मंत्री महोदय ने जो घंटी टीआरआई में लगाई है उसका हाथ किसी कंज्यूमर तक पहुंचता नहीं है। ये हालत है। इसलिए मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि जितनी ताकत इन कंपनियों के पास है मनमानी कार्रवाई करने की, कम से कम उसकी 10% ताकत जो टीआरआई ने रजिस्टर करे हैं कंज्यूमर ग्रुप, उनको दे दीजिए, ताकि वो पैरवी करके लड़ाई तो कर सके कि तुमने ये क्यों किया। डॉक्टर शकील अहमद साहब, एक टास्क फोर्स की आपको लगता है जरूरत है मौजूदा समय नहीं, में? वहाँ टीडीसैट है, ट्राई है, और भी आवश्यकता, लेकिन जो क्वालिटी और पैरामीटर्स ट्राई ने सेट किए हैं, ट्राई ने सेट उनकी किया है, अनदेखी और करने- नहीं, ट्राई ने सेट किया है, और ट्राई क्वालिटी जो बेंच मार्क है क्वालिटी का, उसके बारे में ट्राई रिपोर्ट भेजती रहती है, उसका इवेल्युएशन भी होता रहता है, और ट्राई ने उस मामले में, बहुत से मामले में जो भारत सरकार के पीएसयूज हैं, एमटीएनएल और बीएसएनएल, इसमें भी जहां जहां कमियां, उन्होंने प्राइवेट ऑपरेटर्स की भी कमियां उजागर की हैं, लेकिन उन्होंने हमारी कमियां भी उजागर की हैं। इसलिए ट्राई इस मामले में निष्पक्ष है। कोई, अगर ये बात सही है कि पेशेंस नहीं है लोगों को, लोग सोचता है कि अरे 200 रुपए के लिए कहां हम टीडीसैट में जाएं और कहां हम ट्राई के यहाँ ग्रुप बना के जाएं। लेकिन अगर कंज्यूमर अपने हक के लिए खड़ा होगा, कंज्यूमर फोरम में जाना चाहिए उसको, जहां से खन्ना साहब का संबंध है, जो गवर्नमेंट ने बनाई है अथॉरिटीज, उनके यहाँ जाना चाहिए, और उसके बाद भी अगर नहीं है तो ग्रुप्स के माध्यम से हमारे यहाँ भी बात हो सकती है, और सरकार के लेवल पे भी इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दो बातें मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। दिक्कत कहाँ आती है? जो दो नेटवर्क प्रोवाइडर हैं, उनकी जो पॉइंट्स ऑफ इंटरकनेक्ट होता है, उसकी खासा कमी है। आपको लगता है कि यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, इन तकनीकी पहलुओं में ध्यान देने की जरूरत है? जी, पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन में कंजेशन है प्राइवेट ऑपरेटर्स के, और उसको दूर करने की कोशिशें हो रही हैं। उसके कई कारण हैं। कंजेशन जो होता है उसका कई कारण है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, जो हमारा स्पेक्ट्रम हो उसकी कमी हो, या फिर पावर शॉर्टेज हो। आप जानते हैं कि भारत के जो देहाती क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्रों में भी कोई बहुत अच्छी हालत नहीं है, मगर जो देहाती क्षेत्र हैं उनमें और भी कमी है। उसकी वजह से तो जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जैसे जैसे स्पेक्ट्रम डिफेंस के पास है, कुछ स्पेक्ट्रम जो उम्मीद हम करते हैं कि खाली करेगा, देश की सुरक्षा सरपरी है, उससे कोई रिस्क नहीं लेगा, कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, लेकिन डिफेंस से हमारी बात चल रही है, उन्होंने कुछ स्पेक्ट्रम खाली करने की बात कही है। उसको लेकर के बहुत कुछ हमारी तो शिकायत उन प्राइवेट ऑपरेटर्स से भी है, लेकिन कि जो स्पेक्ट्रम उनको दिया गया उसका बहुत सही इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहे हैं। हमारी नज़र उस पर भी है। जब हम फिर बैठ करके उसको एनालाइज करेंगे तो उस पर भी ध्यान देंगे। इसलिए निश्चित रूप से जो पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन पर कंजेशन है उसको दूर करने की दिशा में हम भी प्रयासरत हैं, और प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के, अभी हमने शेयरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात भी की है, उससे भी थोड़ा पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन पर जो कंजेशन है उससे कम हो। एक दर्शक हेमंत हैं दिल्ली से हमारे साथ। हेमंत पूछिए। हेलो जी। हाँ जी सर जी, मैं ये प्रश्न था मेरा थी, वो प्राइवेट ऑपरेटर्स जो हैं वो क्वालिटी ऑफ नेटवर्क सर्विस जो है उनका सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। बार बार फोन जो है नेटवर्क प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, बेसमेंट में नहीं ऑपरेट हो पाते, तो क्वालिटी ऑफ नेटवर्क सर्विस कैसे इंप्रूव होती? हाउ टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ नेटवर्क सर्विस? दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द मेट्रो सिटीज. So because the population is increasing day by day, but the quality of network service is not improving as compared to the population increasing. जी, So we have to बिल्कुल हेमंत सर, जिस तादाद में उपभोक्ता बढ़ रहे हैं, ये खुशी की बात है कि हर इंसान के साथ आपकी जो सोच है, हर व्यक्ति, मतलब इलाके के सबसे निचले व्यक्ति तक भी मोबाइल पहुंचे, लेकिन उस रेशियो में अगर सुविधाएं भी बढ़े तो निश्चित तौर पर उसी का प्रयास हो रहा है। और लेकिन अगर गवर्नमेंट के पीएसयू नहीं बढ़ता है, हमारे यहाँ आपको मालूम है हम अकाउंटेबल, हम जवाबदेह हैं पार्लियामेंट के, हमारे यहाँ सीवीसी है, सीबीआई है, विजिलेंस है, इन सब प्रक्रियाओं का, नियमों का पालन करके ही अभी हमारे यहाँ एक टेंडर का मामला चल रहा है, आप रोज अखबारों में बात कर रहे होंगे, विलंब हो रहा है। एक तरफ लगता है, हमारे मंत्री का ऑब्जर्वेशन है कि 10,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, जो अखबारों में बात आई है। दूसरी तरफ ये है कि हमारा एक्सपेंशन रुकेगा, उससे हमारे बीएसएनएल को नुकसान पहुंचेगा। तो हम चूंकि अकाउंटेबल हैं पार्लियामेंट के, हम चूंकि जो पब्लिक का पैसा है इसमें, लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर्स
जो बिल्कुल फ्री है, जो उस मामले में वो अपना एक्सपेंशन करने में उनको भी थोड़ा विलंब हो रहा है। उनका कहना है कि कुछ हमको वो इसकी कमी है। शेयरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हमने की, हम लोग उसके बारे में शुरू किया है, लेकिन उनको भी इस मामले पे ध्यान, उनको इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हम लोगों की तरह पार्लियामेंट के लिए वो जवाब दे नहीं है, वो फ्री हैं। आज वो टेंडर किसी का कर सकते हैं, कल वो कैंसिल करके किसी का कर सकते हैं, ये उनकी सुविधा के अनुसार है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा प्राइवेट ऑपरेटर्स की बात, जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनके यहाँ एक समस्या है कि कंजेशन है और फोन करने पर कोई उठाता नहीं है, कोई जवाब नहीं देता है। ये भी ट्राई की जिम्मेदारी है। और अगर किसी को कोई शिकायत है किसी ग्रुप को, तो खन्ना साहब या इनकी तरह के कंज्यूमर फोरम जो है उसमें वो जा सकते हैं। चाइना और अमेरिका के बाद अगर बात करें, भारत में दूरसंचार क्षेत्र सबसे बड़ा है। निश्चित तौर पे जो सरकार की सोच है हर व्यक्ति तक मोबाइल पहुंचे, लेकिन उसके अलावा उनका प्रयास जरूर है कि व्यक्ति को उस पैमाने पे सुविधा भी मिले। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद और श्रीराम खन्ना साहब, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के संयोजक, हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद लोकमंच पे एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देश भर से लोकमंच पे अपनी बात, अपने सवाल, अपनी राय रख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह उपभोक्ताओं की लगातार संख्या बढ़ रही है दूरसंचार क्षेत्र में, लेकिन उस पैमाने में खासतौर पर प्राइवेट प्लेयर्स जिस पैमाने में उपभोक्ताओं को अपने मकड़जाल में फंसा रहे हैं, उतनी सुविधा देने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए हैं। इस पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के संयोजक डॉक्टर श्रीराम खन्ना साहब लगातार हमसे बने हुए हैं। श्रीराम खन्ना साहब, आपके पास आऊंगा कि क्या आपको नहीं लगता कुछ ऐसा नहीं हो रहा? एक कहावत है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना मत। देखिए, टेलीफोन आज एक एसेंशियल सर्विस बन चुकी है जी, और मोबाइल फोन की सुविधा है। लोग अपने घर, काम, परिवार, मित्रों से संपर्क बनाए रखते हैं। तो जब किसी सस्ते दाम पे ये सुविधा उपलब्ध है तो हर आदमी चाहेगा कि वो सुविधा उसके पास आए, और उसके पास जितने पैसे होंगे उसके हिसाब से वो आए। संख्या जो बढ़ रही है, कंपनियों ने तो जिस तरह अपनी देहात की बस चलती है, बस कंडक्टर सवारियों को सीटों के ऊपर, सीटों के नीचे, छत के ऊपर बैठा के और ठूस के भरता है, उस तरह टेलीकॉम कंपनी ग्राहकों को भर रही है। स्पेक्ट्रम है या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, उनका अंधा होड़ है पैसा कमाने का जी। तो कमा रहे हैं वो पैसा, और उसके बदले में कंज्यूमर को पुअर सर्विस क्वालिटी दे रहे हैं। और TRAI के सर्विस में क्लियर आया है कौन कौन सी कंपनीज ने जो बेंचमार्क है क्वालिटी के वो पूरे नहीं किए, परंतु ये जानकारी आने के बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की उसके खिलाफ। यानी कि इम्तिहान में नंबर 40 से कम फेल और परीक्षार्थी को प्रमोट कर दिया जाता है, वो पैसा कमा रहे हैं। अरे भाई, जो लोग आपके मापदंडों के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, क्या उन पे आपने पेनल्टीज लगाई हैं? ये काम लाइसेंसर का है। मंत्री महोदय, आपके मंत्रालय में यह ताकत है। आपने आज तक एक भी कंपनी के खिलाफ क्वालिटी ऑफ सर्विस खराब होने के कारण जो पेनल्टी लगनी चाहिए आपने लाइसेंस कंडीशन के तहत नहीं लगाई। तो इतना मुलायम रवैया यदि आप इन कंपनियों के साथ रखेंगे तो देखने वाला क्या कहेगा? खन्ना साहब को शायद अभी हाल के दिनों में शायद अखबार में बात आई थी, निकल गई दिमाग से या नज़र नहीं पड़ी होगी। अभी ही हम लोगों ने 2-3 कंपनियों को जो लाइसेंस कंडीशन फुलफिल नहीं किया है, उन्होंने उनके खिलाफ उनके कार्रवाई की है और उनको फाइन किया है जी। और उसमें हमारे जो लाइसेंस देते हैं उसमें एक सर्टेन ये है कि हम ये कार्रवाई करेंगे, और इसके बाद भी नहीं ये हुआ तो हमको अख्तियार है कि हम उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं। एक आपने लाइसेंस की बात की, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करूंगा। 20 साल के लिए एक कंपनी को लाइसेंस दिया जाता है, तकरीबन मान लीजिए 10 से 12 साल वो कंप्लीट कर चुका है, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी देने का जो पूरा मामला है, हाँ, ये तो उपभोक्ताओं के साथ सरासर सही है कि 20 साल में 10 साल, 12 साल, 15 साल निकल गया, आपकी अपनी लाइफ 5 साल बची है और आप उनको लाइफ लॉन्ग बात कर रहे हैं। ये आपत्ति हम लोगों ने की थी। हमारे सचिव ने ट्राई को ये इस मामले में लिखा कि ये लोगों को दिग्भ्रमित करने की बात है। ट्राई ने भी डायरेक्ट किया है जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको
कि आप अपने लाइसेंस की अवधि भी उसके साथ लिखिए। लेकिन व्यवहारिक बात है, मुझको ये कहने में कोई ये नहीं है कि देते हैं लाइफ लॉन्ग कनेक्टिविटी, इसका इश्तहार देते हैं, लेकिन जो सबसे मैग्नीफाइंग ग्लास लेके पढ़ने कोने में एक छोटी सी जगह में वो लिख दिया जाता है कि लाइसेंस का आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेके भी पढ़िएगा तो उसको शायद मुश्किल से वो मिलेगा। इसमें भी जो रेगुलेटरी अथॉरिटियां हैं या फिर जो कंज्यूमर फोरम है, इसमें इसको कुछ पहल करके आगे आना चाहिए। बार बार सरकार ने अपनी आपत्ति जताई है और सरकार ने कहा है कि ये ठीक नहीं, और हमारे सचिव विभाग के सबसे बड़े मंत्री के बाद सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं, सचिव ने हमारे लिखा है ट्राइको की ये गलत हो रहा है और कंज्यूमर के साथ ये ठीक नहीं हो रहा है। श्रीराम खन्ना साहब, अब तक आप क्योंकि संयोजक रहे हैं, क्योंकि अब गेंद आपके पाले में डाली है डॉक्टर शकील अहमद साहब ने कि आपको भी जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। कम से कम आप तो जागो ग्राहक जागो की बात करते हैं, जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि जो लोग लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी देने की बात कर रहे हैं उनकी खुद की वैलिडिटी 4 या 5 साल बची हुई है। देखिए, जब तक उपभोक्ता जागृत नहीं होगा, हम उसको यही कहते हैं, जागो ग्राहक जागो, समझो और तोलो और फिर खरीदो। बिना सोचे समझे, बिना पढ़े, बिना देखे भाले आप कोई चीज ना खरीदिए, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे हवाई जहाज का टिकट हो और चाहे जूता हो। ये बहुत जरूरी है। और जैसे मंत्री महोदय ने कहा कि ये जो छोटे बिंदुओं में लिखकर उपभोक्ताओं को बेवकूफ बनाने की जो कायदा है, ये बड़े पैमाने पर चल रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। परंतु मुझे केवल ये कहना है कि टेलीकॉम के क्षेत्र में जो TDSAT के पास अख्तियार हैं कंज्यूमर ग्रुप्स के लिए, वो इस्तेमाल नहीं हो पाए हैं। क्यों नहीं हो पाए हैं? 99.9% जो मामले TDSAT तय करता है वो एक उद्योगपति के दूसरे उद्योगपति से झगड़े के करता है। BSNL वर्सेस प्राइवेट वर्सेस प्राइवेट, कंज्यूमर वर्सेस कंपनी, आज तक कोई झगड़ा हुआ गया ही नहीं। कोई एक आध गया होगा, वो इसलिए क्योंकि जैसे एक साहब ने कहा कि इस कंपनी ने ऐसा कर दिया, तो वो जब जैसे ही पहुंचते हैं TDSAT कहती है कि इंडिविजुअल कंप्लेंट हम नहीं लेंगे, ग्रुप बना के आइए। ग्रुप बनाने में मंत्री महोदय को पता है, इलेक्शन लड़ते हैं, एक चुनाव लड़ने में कितने लोगों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। कंज्यूमर ग्रुप को बनाकर उसको चलाए रखना, उसके लिए साधन इकट्ठे करना कोई चुनाव लड़ने से कम काम नहीं है। डॉक्टर श्रीराम खन्ना साहब, आपको मैं यहां पर रोकना चाहूंगा। जोधपुर से हमारे साथ एक दर्शक हैं, मोहम्मद इशाक जंगी साहब, पूछिए। जी, मैं जोधपुर से मोहम्मद इशाक जंगी अर्ज कर रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये है, भारतीय दूरसंचार निगम के मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार विदेशी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का कार्य की है, जैसे एयरटेल, हच इत्यादि कंपनियों को के टावर गांव-गांव में लग रहे हैं, वहां मोबाइल भी उनके काम कर रहे हैं, मगर BSNL के मोबाइल गांव में काम नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? आप घरेलू टेलीफोन को देख लीजिए, भारत सरकार ने हर महीना टेलीफोन का किराया 150 रुपए रखा है, जबकि प्राइवेट मोबाइल सेवा इनकमिंग पूरी जिंदगी भर के लिए मुफ्त देती है और उसका कोई किराया नहीं लेती है, मगर फिर कोई इंसान क्यों BSNL का नहीं टेलीफोन खरीदेगा? इसका जवाब चाहिए सर। डॉक्टर शकील अहमद साहब, ये वाकई विडंबना है कि जिसके ऊपर सरकार का हाथ है वो आज पीछे रह गई और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि सरकार की जो कंपनियां हैं उनको कुछ नियम कानून फॉलो करने पड़ते हैं, पार्लियामेंट के अकाउंटेबल हैं, जवाब दे के AG है, अकाउंटेंट कंट्रोलर अकाउंटेंट जनरल है, इन सब की बातों को ख्याल करके लेकिन सरकार की कंपनी काम कर रही है। ये दूसरी बात ये भी है कि जो प्राइवेट कंपनी है उससे लगभग 7 साल के बाद जो गवर्नमेंट की कंपनी है हमारी BSNL MTNL ने, उसके 7 साल के बाद BSNL ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। लेकिन मैं उनकी बात से सहमत हूं कि देहातों में कंजेशन की बात है। कंजेशन की बात इसलिए है कि लोड, वही बात कि लोड जरूरत से ज्यादा, ये नहीं है कि हमारे इक्विपमेंट्स खराब है या हमारा ये है, एक लोड काफी है। दूसरे एक नई बात, ये मैंने पार्लियामेंट में भी कही है और आपके माध्यम से यहां भी कहना चाहता हूं, एक नई प्रवृत्ति पूरे देश में, मैंने तमाम पार्लियामेंट के दोनों हाउस सदन में, मैंने लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी सारे मेंबरों से अपील की है कि एक नई प्रवृत्ति इस देश में बढ़ रही है कि वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग, जो निहित स्वार्थ के लोग हैं, वो BSNL का केबल और जो हमारा BTS टावर का मीडिया होता है उसको काट करके BSNL की सेवाएं प्रभावित और MTNL की सेवाएं प्रभावित करके वेस्टेड इंटरेस्ट, दूसरे निहित स्वार्थ के लोगों को, चलिए मान लीजिए ये एक पहलू है जो आपने कहा। दूसरा पहलू मैं आपको बताता हूं कि हमने कहा कि प्राइवेट कंपनीज TRAI के जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उनके अनदेखी कर रही है, लेकिन देहात क्षेत्र में, खुद आप बिहार से आते हैं, तकरीबन
इतने ज्यादा वहां पर कनेक्शन बांट दिए जाते हैं बीएसएनएल के द्वारा, और वहां पर जो कनेक्शन है, जो क्वालिटी है, जो सर्विस है, वो ज्यादातर देखा गया बीएसएनएल की सबसे ज्यादा शिकायतें खासतौर पर देहात क्षेत्रों से आती हैं। ये इसलिए कि देहात में भी देश प्रगति पर है और लोगों की क्षमता हो गई है। पहले टेलीफोन एक स्टेटस सिंबल माना जाता था इस देश में। आज से 10-15 साल पहले किसी को आप कहते थे कि उसको मकान है, गाड़ी है, फ्रिज है, टीवी है, टेलीफोन है, ये स्टेटस सिंबल था। इस देश ने तरक्की की है। आज टेलीफोन हर आदमी, जो समाज का हमारा निचला सबसे तबका मजदूर जो प्लान करता है अपने गांव से, अपने घर से दूसरे बड़े शहरों में या दूर दूर की जगहों में, उसको भी अपने से जोड़ने के लिए, कुशल क्षेम के लिए और अपने जगह ज़मीन से जुड़े रहने में टेलीफोन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये तरक्की इस देश में प्रगति हुई है। और लोड, मैंने कहा ना कि लोड जो है वो ज़्यादा है। अभी लगभग 28,000 हमारे बीएसएनएल के 28,000 टावर हैं, जिनमें लगभग 3 करोड़ 60 लाख उपभोक्ताओं को हम कवर कर रहे हैं। मगर हमारा लक्ष्य है कि 70,000 टावर हम और बढ़ाएंगे और 2010 तक ये हमको पूरा करना है। हमने उसी के लिए इक्विपमेंट खरीदने के लिए जो कंजेशन है उसको दूर करने के लिए हमने टेंडर किया था, प्रोसेस कर रहे हैं और हम लोग जल्दी ही उसको पूरा करेंगे। और ये एक्सपेंशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम करने का प्रयास करेंगे। एक दर्शक इंदौर से मध्य प्रदेश, सुरेश अंबेकर हमारे साथ हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। सुरेश साहब पूछिए। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बीएसएनएल ने इस ईयर को ब्रॉडबैंड ईयर घोषित किया है जी, लेकिन मैंने 15 दिन से कनेक्शन बुक करा है इंदौर में ब्रॉडबैंड का, लेकिन ये कनेक्शन अभी तक मिल नहीं पा रहा है। मैंने यहाँ के जीएम से भी बात की तो उन्होंने बोला कि कैपेसिटी आउट होने के कारण मैं समय सीमा नहीं बता सकता आपको। तो सर, इस क्षेत्र में आप तो बीएसएनएल को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप बताएं कि कनेक्शन लग सकता है या नहीं लग सकता है? हाँ, बिल्कुल कनेक्शन लग सकता है। इक्विपमेंट की कमी थी कुछ ब्रॉडबैंड की, जो हम लोगों ने, चूंकि ब्रॉडबैंड का जो डिमांड है वो बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड इतना अच्छा है कि उसकी डिमांड बहुत ज़बरदस्त बढ़ी है और हम लोगों ने ग्रो भी किया है। लगभग 22 लाख अभी ब्रॉडबैंड के कनेक्शन पूरे देश में बीएसएनएल के जो ब्रॉडबैंड है उसके हैं। ये ईयर भी हम लोगों ने, ये साल भी है, तो उसको हम लोगों ने ब्रॉडबैंड का ईयर माना है। और इक्विपमेंट की पहली खेप आ गई है। 2 चीज़ होती है, एक पहला जो इंस्टॉलमेंट होता है वो डिफरेंट जगहों पे चला गया है, दूसरा मैं समझता हूं कि 1 महीने के अंदर अंदर चला जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो जीएम हैं वो आपको 1 महीने के अंदर उपलब्ध करा देंगे ब्रॉडबैंड की सेवाएं। श्रीराम खन्ना साहब, आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरह से देश भर से हमारे पास फोन आ रहे हैं, एक सवाल जो मैंने डॉक्टर शकील अहमद से पूछा था कि बीएसएनएल जब उस पैमाने पे खरा नहीं उतर पा रहा है, सीधे तौर पे सरकार का सहयोग है, तो क्या प्राइवेट जो ऑपरेटर्स हैं उनसे हम किस तरह की आशा रख सकते हैं? देखिए, मैं अपने मातृभूमि को उतना ही प्यार करता हूं जितना कोई करता है, परंतु उस प्यार करने की हद ये नहीं हो कि कहा जाए कि सरकारी कंपनी की इंतजार करूंगा मैं, जब तक सरकारी कंपनी अपना काम पूरा करेगी तब तक मैं इंतजार करूंगा। ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें भी हिंदुस्तान के लोग लगे हैं, उसमें भी हिंदुस्तानी पूंजी लगी है, कुछ विदेशी पूंजी हो सकती है, परंतु मुख्य रूप से वो जो सेवा मिल रही है, अगर मुझे सस्ती और बेटर मिलती है तो मैं बिना इंतजार किए प्राइवेट कंपनी की सेवा आज ले लूंगा। हाँ, कल बीएसएनएल अपना तामझाम बना लेगी तो मैं फिर सोचूंगा कि भाई इतना बढ़िया उसका है या इससे बेटर है और दस्ता है तो मैं उसको करूंगा। आज की तारीख में उपभोक्ता को किसी तरह की लॉयल्टी दिखाने की जरूरत नहीं है। जो उसके काम आए वो उसके साथ पकड़ के हाथ चल दे। श्रीराम खन्ना साहब, शुरू में आपने एक बात कही थी कि टेलीकॉम लोकपाल की कहीं ना कहीं इस पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि एक तरह से निगरानी और अगर अनदेखी हो रही है क्वालिटी ऑफ पैरामीटर्स की, उस पर खासा ध्यान दिया जाना चाहिए। आपको लगता है मौजूदा वक्त में जरूरत है टेलीकॉम लोकपाल की? देखिए, देश में कंज्यूमर प्रॉब्लम्स जो हैं सबसे ज्यादा पहले नंबर पे टेलीकॉम, दूसरे नंबर पे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज और तीसरे नंबर पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। जी, बैंकिंग के अंदर रिजर्व बैंक ने लोकपाल बनाया हुआ है। हर किसी भी बैंक के खिलाफ आप कोई शिकायत, अगर बैंक आपकी नहीं सुनता, 1 महीने तक जवाब नहीं देता, तो आप लोकपाल पे जा सकते हैं और उसका फैसला बैंक को मानना पड़ेगा। इसी तरह इंश्योरेंस के क्षेत्र में लोकपाल है। इसी तरह बिजली के क्षेत्र में आपकी सरकार ने कानून से लोकपाल नियुक्त किए हैं जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटीज के नीचे चलते हैं। तो अगर इन 3 क्षेत्रों में हो सकता है तो टेलीकॉम में क्या खासियत है
कि ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि हम लोकपाल यहां नहीं बनाएंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, आपके कैबिनेट मंत्री जी को और सचिव महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस फाइल पे जहां पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी की रिकमेंडेशन को रिजेक्ट किया गया था, मैं आपसे अनुरोध करूंगा उस फाइल को बुलवाइए कल सुबह और उस पर पुनर्विचार के ऑर्डर दीजिए कि इस विषय को दोबारा से पुनर्विचार किया जाए। और जिस तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इंश्योरेंस फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और इलेक्ट्रिसिटी पावर मिनिस्ट्री ने टेलीकॉम ombudsman बनाए हुए हैं, उसी तरह टेलीकॉम के क्षेत्र में एक ombudsman नियुक्त किया जाए, जिससे कि लाखों कंज्यूमर्स को जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर कंपनियां उसका निपटारा नहीं कर सकती तो वो टेलीकॉम लोकपाल के पास जाकर और उसका फैसला सर्वमान्य हो। उनको कचहरी में मत धकेलिए आप। देखिए, ombudsman का तो प्रस्ताव है, अभी बिल्कुल वो रिजेक्ट नहीं हुआ है। दूसरी, जहां तक आपने बैंकिंग सेक्टर की बात की या बिजली की बात की, ये दोनों सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर का जो ये रैपिड एक्सपेंशन हुआ है, इसके पहले के सेक्टर हैं, तो निश्चित रूप से, और उसमें अब बना है, इधर बना है, बिजली वाला तो अभी हाल में बना है, तो निश्चित रूप से ये है कि जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है, पहले ट्राई नहीं था, पहले टीडी सेट नहीं था, अब ट्राई भी है, टीडी सेट भी है, आवश्यकता बनेगी तो टेलीकॉम लोकपाल भी हो सकता है। लेकिन उसको बिल्कुल आउटराइट एक स्टेज पे एक सरकार ने अगर किया है तो दूसरी सरकार भी उसको वही कर दे, ये जरूरी नहीं है, समय आएगा तो इस पर विचार किया जा सकता है। एक दो बात और कहना चाहते हैं, ये कि अभी हमारे जो एक साथी सवाल पूछ रहे थे, शकील अहमद साहब, एक दर्शक और है हमारे साथ, जोधपुर से बहुत देर से लाइन पे हैं, जायदा बानू जोधपुर से हैं, जी पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल है शकील साहब से कि ये BSNL का टेलीफोन का 150 रुपए किराए की और प्राइवेट कंपनियों का इतना सस्ता मोबाइल पड़ता है, जिंदगी भर इनकमिंग फ्री मिलती है, और BSNL का मोबाइल भी काम नहीं करता है, तो फिर ये इतना भाड़ा क्यों इसका? मैं एक बात आपसे ज्यादा बानू, डॉक्टर शकील अहमद साहब आपका जवाब देंगे, लेकिन पहली जो हमारी बहस में बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठा था कि कई कंपनियों को 20 साल के लिए लाइसेंस दिया गया है, तकरीबन 13 साल वो पूरे कर चुके हैं या 12 साल पूरे कर चुके हैं, जिनके पास 6 या 8 साल की वैलिडिटी है, वो लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी की बात करते हैं, तो इससे ग्राहकों को बचना चाहिए। डॉक्टर शकील अहमद, देखिए, आपने ये कहा कि लैंडलाइन की जहां तक बात है, हम लोग मोबाइल में वो 150 रुपया नहीं चार्ज करते हैं। लैंडलाइन जहां दिया जाता है, वहां अब एक तो एक्सचेंज की मशीन बैठानी पड़ती है, उस पर आदमी रखना पड़ता है। बिजली की स्थिति क्या है हमारे देश में, ये आपको हमको सबको मालूम है, वो दो बड़ा जनरेटर लेना पड़ता है उसके लिए। और इसीलिए आप देखेंगे कि प्राइवेट ऑपरेटर्स देहात में लैंडलाइन में आज भी 90% BSNL का है, इसलिए कि हमारा खर्च होता है, और प्राइवेट ऑपरेटर्स जो हैं वहां नहीं जाते हैं जहां उनको इकोनॉमिकली फायदा नहीं होता है। हमारा जो USO फंड से जो पैसा लिया गया है, उसका भी टारगेट कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने अभी पूरा नहीं किया है, हम उसको भी देख रहे हैं। इसीलिए लैंडलाइन में, जब हम लैंडलाइन में सिर्फ पैसा चार्ज करते हैं जो रेंटल है, मोबाइल में हम कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं। मोबाइल में और भी कंपनियां नहीं लेती हैं, हम भी नहीं लेते हैं, लेकिन लैंडलाइन तो 90% से ज्यादा हम लोगों का है, इसलिए लैंडलाइन में लेते हैं, सरकार को चूंकि खर्च होता है इसलिए। जी, डॉक्टर श्रीराम खन्ना साहब, बहुत आखिर में अब हम बहस में आ रहे हैं कि क्या आपने कहा कि एक बहस जो हुई, निजी कंपनियों को मौका देना चाहिए या नहीं, अगर और ज्यादा निजी कंपनियां मार्केट में आती हैं, आपको लगता है इससे फायदा उपभोक्ता का होगा? देखिए, ये शर्त है, जब दो कंपनियां थी MTNL और BSNL, तो हम 9 रुपया मिनट देते थे जी, मोबाइल का 9 रुपया मिनट। बंबई बात करने के लिए 50 रुपए खर्च करने पड़ते थे, लंदन बात करने के लिए 150 रुपया 3 मिनट का देना पड़ता था। तो ये दाम कम क्यों गिरे हैं? क्योंकि ज्यादा कंपनियां आई हैं। जिस उद्योग में ज्यादा प्रतिस्पर्धा होगी, ज्यादा कंपटीशन होगा, वहां उपभोक्ता का फायदा होगा, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एयरलाइंस हो, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, और टेलीकॉम का क्षेत्र भी। केवल इस बात का प्रमाण है कि 1995 से लेकर 2007 तक उपभोक्ता की सेवा इसलिए हो रही है आज क्योंकि कंपटीशन है। और यदि इस क्षेत्र में ये रोक लगाई गई कि नई कंपनियों को आने नहीं दिया जाएगा, तो यही लोग जिनके दाम 50 पैसे हैं आज, यही लोग कंज्यूमर का गला दबाकर और उसकी जेब में से पैसा खींचना शुरू कर। खन्ना साहब, क्या प्रतिस्पर्धा के इस दौर में मापदंड जैसी चीजें भी कुछ होनी चाहिए? देखिए, मंत्री महोदय की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि TRAI ने मापदंड बनाए हैं। TRAI उसका अध्ययन करती है, उनका सर्वे करवाती है, हम उसका स्वागत करते हैं। परंतु हमको शिकायत यह है कि जिस कंपनी
का मापदंड पूरा नहीं होता और वो पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। और अगर 50,000 रुपया और 1 लाख रुपए का आप पेनल्टी लगा भी देंगे तो 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी को क्या फर्क पड़ता है? वो चेक काट के आपको देगा और बोलेगा 10,000 और ले लीजिए, और वो गलती दोबारा करता जाएगा। जब तक इनके ऊपर कर्री कार्रवाई नहीं करेंगे, जो मापदंड ये क्वालिटी और पैरामीटर्स तय किए गए, तब तक ये बड़े हाथी हैं, ये आपकी बात नहीं सुनेंगे और उपभोक्ता को रोनते हुए चले जाएंगे। इन हाथियों को अंकुश लगाने के लिए मोटे मोटे जो कहते हैं महावतों का इस्तेमाल करिए। ये छोटे मोटे 10,000 रुपए और 1 लाख रुपए पेनल्टी से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, खन्ना साहब आपने शायद वो खबर नहीं पढ़ी, अभी 100 करोड़ से ज्यादा फाइन हुआ है अभी हाल के दिनों में। नहीं, क्वालिटी ऑफ सर्विस के नहीं हुआ है। जो लाइसेंस के डिफरेंट कंडीशन थे, एक मामला नहीं है, कई मामला था मिलाकर के, जिसमें वो भी शायद जो कि लाइसेंस की जो शर्त थी उसको आपने पूरा नहीं किया है, उस पर ये हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से मैं बिल्कुल सहमत हूं खन्ना साहब से कि कंपटीशन होना चाहिए और कंपटीशन का असल फायदा कंज्यूमर्स को होता है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। यहाँ ये हो गया है कि मशरूमिंग होने की वजह से कहीं कहीं उसका नाजायज़ फायदा भी होता है। इसलिए निश्चित रूप से ज़्यादा कंपनियां आना चाहिए, कंज्यूमर्स को चॉइस मिलना चाहिए। और ये बात सही है कि अगर सरकारी कंपनी में हम लोग अपने पदाधिकारियों को, चाहे BSNL के हो चाहे MTNL के हो, उनको कहते हैं कि आपका ग्राहक इंतजार नहीं करेगा, आप ग्राहक फ्रेंडली बनिए, कंज्यूमर फ्रेंडली बनिए। नॉट ओनली कि आप खुद बनिए ऑफिसर लेवल पे, जो आपके ग्राउंड लेवल पे स्टाफ काम करते हैं उनको आप कंज्यूमर फ्रेंडली बनने का काम कीजिए। और अगर आप अच्छा सामान नहीं दीजिएगा तो दुकान दूसरी भी खुल गई है, आपकी मोनोपोली नहीं है, और दूसरे इस पर जाएगा। और हमारे MTNL और BSNL के लोग काम कर रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि MTNL और BSNL के लोग किसी को धोखा नहीं देते हैं, इसलिए कि उनका जाति उसमें कोई फायदा नहीं। जो हमारा एम्प्लॉय काम करता है उसको मालूम है कि हम अगर गड़बड़ करेंगे तो जाति इंटरेस्ट में लोग गड़बड़ करते हैं, तो जाहिर है कि इसका फायदा हमको सीधे नहीं होने वाला है। जहां तक प्राइवेट कंपनियों का सवाल है, या मैं सबके बारे में नहीं कहता, कुछ प्राइवेट कंपनियां ऐसी हैं जो जान करके धोखा देने की प्रवृत्ति करती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ट्राई रिकमेंड करेगा, और भी जो माहौल बनेगा तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से पूरी पीछे नहीं हटेगी और हम सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। एक लिमिट होता है कि दिस फार नो फर्दर, अब लिमिट का वक्त आ गया है कि दिस फार नो फर्दर। और अगर हम लोगों को अगर शिकायत मिलेगी उस तरह की, तो हम लोगों ने शुरू भी किया है फाइन करना, और भी हम लोग सख्त कदम उठाएंगे। श्रीराम खन्ना साहब, अब आगे से ऐसा नहीं चलेगा, सरकार सख्त रवैया अपनाने जा रही है। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी, खासतौर पर लाइसेंस को लेकर, वैलिडिटी को लेकर, या जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी कंजेशन को लेकर, इन सब पर सरकार का रुख सख्त होने वाला है। अब तो आप संतुष्ट होंगे? देखिए, मंत्री महोदय का धन्यवाद कि दिस फार एंड नो फर्दर एक मैसेज है, और हम उम्मीद करेंगे कि पीछे जो फैसले मंत्रालय ने लिए हैं जो उपभोक्ताओं के खिलाफ हैं उनको रिव्यू किया जाएगा। जो गैर जिम्मेदार कंपनी है उन पर अंकुश लगेगा, और खासकर TDSAT में उपभोक्ता ग्रुप्स को जाने के लिए जो साधन और कानूनी सहायता की जरूरत है, टेक्निकी सहायता की जरूरत है, यदि आप उसको मुहैया करवाएंगे तो इस लड़ाई में थोड़ा सा फायदा और कंज्यूमर का हो पाएगा। ऐसी उम्मीद करते हुए मैं ये चाहूंगा कि ये कहा जाए कि जब बहुत दिन दूर नहीं है कि टेली डेंसिटी 25 तक पहुंचेगी। 21 करोड़ करीब फोन लग चुके हैं, 3-4 करोड़ अगले 2-3 साल में लग जाएंगे, और वो पॉइंट आ जाएगा जहां घर में एक नहीं कई फोन होंगे, गरीब के पास, अमीर के पास, कामगर के पास, मजदूर के पास, किसान के पास। तो ये भारत सरकार की नीतियों का रिजल्ट है, और उसके लिए मंत्री महोदय मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। दो बातें, क्योंकि अब समय बिल्कुल समाप्त होने जा रहा है, दो बातें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। क्या और निजी कंपनियों को मौका दिया जाएगा भारतीय बाजार में प्रवेश करने के लिए? और दूसरी चीज, अगर मौका दिया जाता है तो उनके लिए कुछ मापदंड तय किए जाएं जिसका सख्ती से पालन हो? निश्चित रूप से मैंने कहा कि कंपटीशन हेल्दी अगर हो तो जितना कंपटीशन हो इसका अल्टीमेट रिजल्ट हमारे कंज्यूमर्स को उसका फ़ायदा होगा। टैरिफ कम होगा, उनको चॉइस होगा कि आप किससे लेना पसंद कीजिएगा। और निश्चित रूप से मैंने कहा कि दिस फार और नो फर्दर, अब हम लोगों ने सरकार ने ये किया है कि जो भी
ट्राई के रिकमेंडेशंस होंगे और कहीं कंज्यूमर के साथ धोखा देने की बात होगी। और जो लाइसेंस की शर्तें हैं इनको अगर डिलिबरेटली, देखिए गलतियां दो तरह से होती हैं, एक अनजाने में हो गई, धोखे में हो गई, लेकिन हैबिचुअल अगर बार बार कोई वही काम करता है तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। ये करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि 2012 तक 50 करोड़ फोन इस देश में हम ये करें जो इस देश के आम आदमी जो है उसको इसकी सुविधा अधिक से अधिक। एक सवाल, आप डॉल्फिन का फोन इस्तेमाल करते हैं, कभी आपका अनुभव क्या कहता है? कभी आपको दिक्कत आई कम से कम? देखिए कुछ जगह इसी पटना डॉल्फिन का फोन इस्तेमाल आप बिहार आते जाते रहते हैं, कई क्षेत्रों में आप दौरा करते हैं। मैं अभी स्विट्जरलैंड गया था, मैं अभी इंग्लैंड गया था, मैं अभी सिंगापुर गया था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली में ही कहीं कहीं सिग्नल की कमी है। मैंने कहा कि कहीं ये कह देना कि कभी मुझको प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये बात सत्य नहीं होगी। प्रॉब्लम होता है, लेकिन हर कंज्यूमर को होता है और हर सर्विस प्रोवाइडर के फोन से होता है, सिर्फ MTNL और BSNL के फोन से नहीं होता है। मैं आज भी कहता हूं कि भरोसे का फोन, अगर इस देश में कोई सबसे ज्यादा भरोसे का फोन है तो वो MTNL BSNL का है। ये कहने में मुझे कंज्यूमर की हैसियत से कोई झिझक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शकील अहमद, आपने इस चर्चा पे भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीराम खन्ना साहब, आपने तमाम तकनीकी पहलुओं पर बात की और बेबाकी से अपनी राय रखी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के दर्शकों के लिए यही पैगाम कि कुछ भी खरीदने से पहले जागरूक को जरूर हर कदम सोच समझ के रखना चाहिए, क्योंकि कहावत है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना मत। लोकमंच में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।